दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस भू पे मरना 100 जन्मों के समान। देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला, माई रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी, मिट गए अपनी आन पर। इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी शान पर। आज इसी को पहन के निकला हम, मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। स्वयं आगे होकर के तीनों गले मिले, पहले एक साथ चक्र घुमाया, नीचे से तखत हट गए, झूल गए तीनों के तीनों। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला, ये गाथा है बलिदानों की, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 मार्च को हमने भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में चर्चा की थी। आज उनके जीवन का उत्तरार्ध, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि भगत सिंह पर हम 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जरा याद करो कुर्बानी, ये पिछली बार में जरा याद करो कुर्बानी और गोली खाएंगे नहीं मारेंगे, ये 2 बिंदु उस पर हमने चर्चा की थी। आज 3 बिंदु है। पहला बिंदु सरफरोशी की तमन्ना, दूसरा बिंदु इनकलाब जिंदाबाद, और तीसरा बिंदु मेरा रंग दे बसंती चोला। होली आ रही है, 17-18 को होली है। उससे पहले बसंती चोला पहनने का ये रंग और जंग आज हम सुनेंगे। पिछली बार हमने सुना था कि भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गए थे। भाई परमानंद, जयचंद्र, विद्या अलंकार, राजाराम शास्त्री, आचार्य जुगल किशोर, इन सब महानुभावों के संसर्ग में आने के बाद उनके अंदर क्रांति का बीजारोपण हो गया था। मैंने पिछली बार जिक्र किया था अनार्किज्म एंड अदर एसेज। इस पुस्तक को 68 बार
भगत सिंह ने पढ़ा। फ्रांसीसी अराजकतावादी वेला नामक एक नवयुग क्रांतिकारी था। उसका वो जो कोटेशन था कि ये बहरों का संसार है, इनको अगर कोई बात सुनानी है तो धमाके करने चाहिए, इसको अपने हृदय में उन्होंने धारण कर लिया था। ये गतिविधि चल रही थी तो उस समय उन्होंने अपने मित्रों के साथ भगवती चरण बोरा, बालकिशन, जयदेव कपूर, रामचंद्र, सुखदेव, इन सब लोगों को साथ लेकर के एक नौजवान भारत सभा नामक संगठन का भी गठन करने के बारे में विचार किया। गतिविधि चल रही थी। अचानक इनके अपने जीवन में एक विक्षेप पैदा हुआ। सरगोधा जिला है पंजाब में, उसके मानावाला गांव के तेजा सिंह जी किशन सिंह जी के घर पर भगत सिंह के लिए रिश्ता लेकर के आए। पूरा घर खुशी से महक उठा। खास तौर पर दादी और मां, दादी जयकौर और मां विद्यावती, उनके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे। भगत सिंह की शादी होगी, भगत सिंह की। भगत सिंह को भी कुछ पता नहीं था। भगत सिंह ने बड़ी आव भगत की। घर वालों ने कहा कि तेजा सिंह जी को खेत वगैरह, खलियान वगैरह दिखा के लाओ। वो दिखाने के लिए ले गए, दिखा करके लाए और वापस आए तो हाथ जोड़ करके तेजा सिंह जी ने किशन सिंह जी से कहा कि भगत सिंह जी बहुत गुणी हैं, योग्य हैं, मधुरभाषी है, कर्मठ है, परिश्रमी है। ऐसा लड़का हमारी बहन को कहां मिलेगा? तो मैं इस सगाई को आपको कहता हूं कि तारीख अपन निश्चित कर लेंगे और यह सगाई होनी ही चाहिए। सगाई का नाम सुनकर के भगत सिंह के कान खड़े हो गए। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला। तांगा निकाला, तांगे वाले को भेज दिया था, तांगा खुद ही लेके गया और उनको छोड़ करके आया। वापस आने के ऊपर उसने घर के अंदर आते ही, घुसते ही सबसे पहले यही प्रश्न खड़ा किया, अभी किसकी सगाई की चर्चा चल रही थी? तो कहा कि तुम्हारी सगाई की। और किसकी सगाई की? मेरी सगाई की। मैं तो अभी छोटा हूं, मेरा विवाह अभी कैसे हो सकता है? और ना मैं अभी कोई नौकरी धंधा करता हूं। तो किशन सिंह जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, नौकरी धंधा करने की कहां जरूरत है? अपने खेती खलियान बहुत है, और करना भी होगा तो शादी के बाद में कर लेना। लड़की भी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अनपढ़ लड़की होगी, कम पढ़ी लिखी होगी तो उसके साथ में कोई गृहस्थी चल सकती है? किशन सिंह जी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारी दादी और मां वो भी कम पढ़ी लिखी है, पर उन्होंने क्या अपना घर संसार नहीं बसाया? इसके सामने कोई तर्क नहीं आ रहा था, कोई विचार नहीं पैदा हो रहा था। अंततोगत्वा इनके मुंह से बात निकल गई, मैंने अपना जीवन देश कार्य के लिए समर्पित कर दिया है, मैं शादी नहीं करूंगा। किशन सिंह जी कहने लगे, अरे देश सेवा तो हमने भी की है यार, तुम्हारे दोनों चाचाओं ने भी की है, तुम्हारे दादाजी ने भी की है, हम लोगों ने भी देश सेवा का ही व्रत ले रखा है, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा। इसके अलावा हम लोग भी कुछ नहीं करते। शादी करके भी की जा सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और देख, मैंने तेजा सिंह जी को बात पक्की कर दी है, मैंने उनको वचन दे दिया है और यह सगाई होके रहेगी। भगत सिंह गड़बड़ा गए, बात समझ में आएगी नहीं इनको, क्या करूं? इन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल, उनको पत्र लिखा। उनका जवाब आया कि अगर शादी करोगे तो तुम क्रांति के कार्यों में काम नहीं कर पाओगे, देश सेवा का तुमने अगर व्रत लिया है तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा घर। निश्चय कर लिया इन्होंने, घर छोड़ूंगा। क्या करेंगे?
उन्होंने कहा मैं मार्गदर्शन करूंगा, कानपुर आ जाना। इन्होंने तुरंत निर्णय किया और फरार, पंछी उड़ गया। दूसरा दिन हुआ, मां कहने लगी अरे अभी भगत उठा नहीं क्या? जाकर के कमरे में देखा, भगत था ही नहीं। अरे कभी कभी वो जल्दी उठ करके लाहौर चला जाता है, अपने मित्रों के साथ में होगा। मां विद्यावती का हृदय ज्यादा धड़कने लगा, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई हो। अनहोनी से पहले उनका मन धड़क रहा था, वही हुआ। पिताजी को कहा कि लाहौर जाकर के उनके मित्रों के साथ होगा, वो ढूंढ करके लाओ, कल उसकी सगाई के लिए लोग आने वाले हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, जाओ जल्दी से। किशन सिंह जी ने अलमारी में से कुछ पैसे लेने के लिए अलमारी खोली, देखा पैसे नहीं थे। इधर उधर पूछा, विद्यावती से पूछा पैसे कहाँ रखे? कहीं टेबल पर देखा, इधर उधर देखा, टेबल पर किताबें इधर उधर करते करते एक छोटा सा पत्र हाथ में आ गया। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। मैंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया है, अब मैं पूरा समय देश सेवा का काम करूंगा। आप तो जानते ही हैं कि दादाजी ने यज्ञ वेदी पर खड़े होकर के हम दोनों भाइयों को देश की बलि वेदी पर मैं इनको चढ़ाता हूं, ये सौंपा है। मैं उनकी की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को इस देश सेवा के लिए अर्पण कर रहा हूं। आपका ही भगत। सिर पीट लिया किशन सिंह। मां विद्यावती नीचे गिर पड़े। वो विद्यावती ने पत्र देखा, वो भी वहीं गिर पड़ी। घर में कोहराम मच गया। दादी बीमार पड़ गई। भगत भगत नाम का जप चालू हो गया। दवाई लेती नहीं है। अब क्या करे, कहां जाए? भगत सिंह फरार। भगत सिंह फरार। इन्होंने ग्वाला पाठा नामक स्थान पर एक कोई ज्योतिषी था, उसके पास में गए। भगत कहां मिलेगा, भगत लौटेगा कि नहीं लौटेगा? उन्होंने कहा कि उसका कोई कपड़ा लाना, कपड़ा लाओगे तो मैं कुछ बता सकता हूं। तो दूसरे दिन पगड़ी लेके गए। पगड़ी देखी, देख करके बोला आपका पुत्र कुछ दिनों में घर लौट के आ जाएगा, कुछ ही दिनों में घर लौट के आ जाएगा। तो वो सुनकर के बहुत खुशी हुई। किंतु क्या? तुम्हारा पुत्र कुछ दिनों के बाद में फिर वापस चला जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र है। मां ने डरते डरते पूछा कैसी है स्थिति? उन्होंने कहा स्थिति ऐसी है, या तो ये तख्त पर चढ़ेगा या तख्त पर झूलेगा। ढक से रहेंगे दोनों। आगे लौट के घर क्या करे, कहां जाए, किसको पूछे? सब तरफ पूछताछ कर ली, भगत का कोई आता ना कोई पता। भगत सिंह लाहौर से चले गए थे कानपुर। कानपुर में सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार सिन्हा, ऐसे अनेक क्रांतिकारी मिल गए। एक राम नारायण मोहल्ला था, उसमें सारे बंगाली रहते थे, वहीं रहने लगे। बटुकेश्वर दत्त ने इनको बंगला सिखा दिया, थोड़ा ये बंगला बोलने लगे। किंतु पुलिस की बड़ी भारी निगरानी होती थी। उससे बचने के लिए इन्होंने कुछ उपाय सोचा। ये बलवंत के नाम से, उपनाम से कुछ लेख वगैरह अखबारों में लिखते थे। गणेश शंकर जी विद्यार्थी का प्रताप भी वहीं छपता था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के यहां ये सुरेश चंद्र भट्टाचार्य काम करते थे। तो सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को उन्होंने कहा ये बलराज कौन है, बलवंत कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं उसको बुलाता हूं, बलवंत को। बुलाया इसको, मिले। ये भी घबरा गया कहीं ये पुलिस को रिपोर्ट न करते। पूछताछ करने लगे, कौन हो, कहां तक पढ़े हो, किस तरीके से आए हो, यहां कहां रहते हो। फिर इनको लगा कुछ मामला पारिवारिक बातों की तरफ जा रहा है, तो उठ जाना चाहिए। ये खड़े हुए तो उन्होंने कहा बैठो बैठो।
आज से तुम्हारे को मैं यहाँ नौकरी दे रहा हूँ, तुम यहीं नौकरी करो, मुझे मालूम है तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, और यहीं लेख लिखो। उन्होंने दिल्ली में दंगे हुए थे तो दिल्ली के दंगों को कवर करने के लिए भगत सिंह को भेजा था। भगत सिंह वहां से लौट करके आए, उन्होंने जो 2 लेखों में उसका रिपोर्ट बनाया, उसको देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत प्रभावित हुए। पर गणेश शंकर विद्यार्थी भी कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं थे। उनको मालूम था कि पुलिस पीछे पड़ जाएगी और इसको गिरफ्तार कर लेगी। उससे गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन्होंने उनको अलीगढ़ के सादीपुर गांव में एक नेशनल कॉलेज था, उसका प्रिंसिपल बना के भेज दिया बलवंत सिंह के नाम से, और एक पत्र लिख दिया। वो गांव का एक ठाकुर था टोली सिंह, वो आपकी सारी व्यवस्था करेगा। ये वहां पहुंच गए नए गांव में। टोली सिंह जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, ठाकुर साहब की व्यवस्थाओं से प्रभावित हो गए, और इन्होंने कुछ ही महीनों में स्कूल को बहुत बढ़िया तरीके से जमा दिया। नई नई एक्टिविटी, देशभक्ति की एक्टिविटी ये चालू कर दिया। 2-4 महीने तो बड़े आराम से निकले, पर मन बार बार घर के बारे में सोचता। दादी जी कैसे होंगे, मां कैसी होगी, पिताजी कैसे होंगे, चाचियां क्या सोच रही होंगी, अमरो कैसी होगी। भावावेश में आकर के एक दिन अमरो को पत्र लिख दिया। घर से पलायन करने के बाद अभी तक की सारी स्थितियों का वर्णन उसके अंदर कर दिया। भावुकतापूर्ण पत्र था वो। पत्र वापस पढ़ा तो उसको लगा कि यह पत्र अमरो को भेजना ठीक नहीं होगा, फाड़ दिए। फिर उन्होंने सोचा कि घर की स्थिति का हाल तो जानना चाहिए, तो अपने एक मित्र रामचंद्र, उसको पत्र लिखा। तुम्हें मेरी कसम है, किसी को बताना मत, मैं अब आजकल यहां हूं, पर तुम मेरे घर जाकर के मेरे घर का पता, मेरी दादी जी के स्वास्थ्य का पता करके मुझे समाचार करना। वो वहां गया, बहुत दिनों बाद घर में आया तो सब लोग खुश हुए। भगत का कोई समाचार है क्या? उनका मुझे भी नहीं है कुछ भी। घर की स्थिति बहुत बेकार, माँ रो रही है, दादी रो रही है, दवाई नहीं ले रही है, गमगीन माहौल। ये खुद ही घबरा गया। इसको लगा बता देना चाहिए, पर सौगंध याद आते रुक गया। ये वापस आया तो जयदेव कपूर मिल गया। यार जयदेव, कहां जा रहे हो? मैं यार भगत के घर जा रहा हूं, भगत का कुछ पता भी नहीं चल रहा है, वो बिना बताए घर से चला गया। इन दोनों में आपस में चर्चा होने लगी। इसने बताया कि मैं तुम्हें भगत के पास ले चल सकता हूं, चलो मेरे साथ, पर सौगंध दिलाई है उसने, किसी को बताना मत। वे दोनों पहुंचे सादीपुर। इन दोनों मित्रों को आया हुआ देख करके उसने किसी एक लड़के को बता दिया। लड़के ने जाकर के कह दिया, मास्टर साहब के घर पर तो ताला लगा हुआ बड़ा। वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए। ये बेचारे आ गए वापिस। आकर के इन्होंने किशन सिंह जी को बताया। किशन सिंह जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को लिखा कि मेरा पुत्र है, इसकी दादी बहुत बीमार है, आप कृपा करके इसको घर भेज दीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी को लेकर के जयदेव कपूर सादीपुर गए। भगत सिंह समझ गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने वंदे मातरम पत्र में इश्तहार भी निकाला था कि तुम्हारी दादी सख्त बीमार है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, घर लौट आओ। पिताजी का एक पत्र भी था कि तुम्हारी दादी बीमार है, दवाई नहीं लेती, केवल भगत का नाम ही जपती है, बस तुम हमारे पास में रहो, हम तुम्हें शादी के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर घर लौटाओ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने भी कहा, तुम्हारा नाम भगत सिंह है, ये मुझे मालूम नहीं था, तुम किशन सिंह जी के लड़के हो, वापस जाओ घर बेटा, फिर काम कर रहा आगे क्रांति का। अभी एक बार तुम्हारी दादी वगैरह को ढांढस दिलाओ। ये वापस आ गए घर। घर में वापस खुशी का माहौल बन गया। इनको एक डेयरी खुलवा दी गई। डेयरी का काम ये जम करके करने लगे। इस बीच में दशहरे का एक त्योहार आया तो लाहौर में दशहरे के समय में इनके जो चाचा थे दिलबाग सिंह, वो भगत सिंह से नाराज थे। वो इसलिए नाराज थे कि एक बार गांव में अकाली जत्था आया था, इनके मना करने के बाद में भी अकाली जत्थे का जबरदस्त स्वागत भगत सिंह ने किया। अकाली जत्था एक दिन रुकने की बजाय 3 दिन रुक गया। 3 दिन रुक गया। इससे ये दिलबाग सिंह को अपनी खुद की ऐठी लगी, अपमानित तो समझ आई। इन्होंने कहा इस भगत सिंह को सबक सिखाना है। अंग्रेजों के साथ मिलकर के इन्होंने षड्यंत्र रचा
दशहरे के मेले में किसी और से बम फेंकवाया, कितने ही लोग मरे, उसका झूठा आरोप भगत सिंह के ऊपर मंड दिया। पुलिस पीछे पड़ गई। ये दिल्ली गए हुए थे, लौट करके वापस आए, इनको पकड़ लिया, पकड़ करके जेल में रख दिया। 15 दिन जेल में रहे ये, कोई सुनवाई नहीं। अंततोगत्वा 60,000 का, उन दिनों देखिए आप, 60,000 का जमानत दो तो छोड़ सकते हैं। किशन सिंह के 2 मित्र थे, उन दोनों ने 30-30 हजार रुपए दिए और 60,000 की व्यवस्था की और इसको छुड़ा करके लाए। वापस डेयरी के काम में मन लगा करके करने लगे, पर डेयरी के काम में कहां मन लगता। नवजवान भारत सभा का कल्पना थी, उसका रोपण कर दिया, बाल किशन को अध्यक्ष बनाया, खुद महामंत्री, भगवती चरण बोहरा प्रचार मंत्री, बाकी सुखदेव वगैरह सब की केंद्रीय समिति में आ गए। कुछ करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, मन उचट गया, फिर छोड़ करके चल दिए, दिल्ली चले गए। दिल्ली में इंद्र वाचस्पति का वीर अर्जुन अखबार निकलता था, उसमें नौकरी कर ली। थोड़े ही समय में वहां विश्वास पात्र बन गए, पर वहां उन्होंने पढ़ा कानपुर के अंदर बाढ़ आ गई। कानपुर थोड़ा परिचित सा लगा, ये नौकरी से त्यागपत्र देकर के वहां चले गए। बाढ़, वहां काम करते करते गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक दिन चर्चा की, क्या तुमने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? उनका कि चंद्रशेखर आजाद का नाम किसने नहीं सुना है, वो तो बड़े अच्छे और क्रांतिकारियों के अंदर बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लिया जाता है। उनका अभी वो कानपुर में आए हुए, आओ मैं तुमसे मिलाता हूं। वो उनको लेकर के गए उनके घर, जाकर के मिले। विद्यार्थी जी को देखकर चंद्रशेखर खड़े हो गए, आइए विद्यार्थी जी, ये कौन है? उनका ये सरदार भगत सिंह। अरे वाह, इनकी तो बड़े दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी, पंजाब में इन्होंने बड़ी धूम मचा रखी है, हमें आपके सरीखे ही वीर चाहिए। दोनों गले लग गए। अभी हम किसी एक काम में व्यस्त हैं, हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा। भगत सिंह लौट गए। काकोरी कांड की योजना बनी, चंद्रशेखर भी उसमें थे। हम सब लोगों ने उस कांड के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुना है। रेल डकैती है, उसी डकैती में 8,600 रुपए इन लोगों को प्राप्त हुए थे। सब कर्जा उतार दिया था, पर किसी कमजोर कड़ी के कारण से ये सारे के सारे पकड़े गए। और उसमें इन 4 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको सजा मिली। बाकी लोगों को आजीवन कारावास, इनको फांसी की सजा। इनको बचाने का भी बहुत प्रयास किया चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह वगैरह के साथ में मिलकर के, पर वो बचा नहीं सके, छुड़ा नहीं सके। अंततः उनको फांसी लग गई। चंद्रशेखर टूट गए। कुछ समय थोड़ा विश्राम जैसा ही हो गया था। झांसी में वो रहते थे, पास के गांव में जाकर के हरिशंकर के नाम से उन्होंने अपना वो अज्ञातवास निकाला। भगत सिंह ने सोचा कुछ न कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने आकर के चंद्रशेखर आजाद से चर्चा की और एक नया क्रांतिकारी दल हम गठित करें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले बना हुआ है, पर उसके मन में था समाजवाद, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, सब समान होने चाहिए। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, इस नाम से उन्होंने एक नए संगठन का गठन किया और उसके अंतर्गत 8 सितंबर की तारीख को 1926 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, उनके जो पुराने खंडर थे किले के, वहां एक अखिल भारतीय मीटिंग रखी। उस मीटिंग में सारा मैनिफेस्टो उनके सामने रखा गया। सब लोग सहमत थे। बंगाल से किसी को नहीं बुलाया था।
वहां उन्होंने योजना बना करके सर्वसम्मति से निर्णय किया कि अपना ये जो पूरा संघ है प्रजातांत्रिक संघ, इस संघ के संघपति के रूप में चंद्रशेखर आजाद रहेंगे। पुराने क्रांतिकारी थे, किसी को आपत्ति नहीं थी। और अलग अलग प्रांतों में सुखदेव को पंजाब का, कुंदन लाल उनको अपने राजस्थान का काम दिया गया। उनका उपनाम यहां क्रांतिकारियों के बीच में प्रताप था। बड़ा काम किया उन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी संगठन को खड़ा करने के लिए। शिव वर्मा को उत्तर प्रदेश का, और वो फणींद्र नाथ जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, बिहार का काम दिया। विजय कुमार सिन्हा और भगत सिंह आपस में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में ये काम करते रहेंगे। सब समितियों से सलाह मशवरा करते रहेंगे। काम आगे बढ़ने लगा। अब विचार हुआ क्या किया जाए। उस समय में देश में साइमन कमीशन आया, जो देश की नब्ज टटोलने के लिए आया कि देश को आजादी दी जाए न दी जाए, कब दी जाए, कैसे दी जाए, किस प्रकार से दी जाए। सभी जगहों पर जाएगा, लोगों से मिलेगा, पर उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सब अंग्रेज सदस्य थे। तो भारत के अंदर सब राजनेताओं में, अन्य लोगों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने कहा कि साइमन कमीशन का विरोध करना चाहिए। साइमन कमीशन सबसे पहले मुंबई आया, फिर दिल्ली, फिर मद्रास, कोलकाता, और पांचवा पड़ा उसका लाहौर था। और लाहौर में जब वो आया 28 में सितंबर के महीने में, तब उसका भयंकर विरोध किया। हालांकि सुखदेव और भगत सिंह की पटरी लालाजी के साथ में नहीं बैठती थी। लालाजी ने अपने घर के द्वार इन दोनों के लिए बंद कर रखे थे। क्रांतिकारी है इसलिए, हिंसावादी है इसलिए, पर वहां सबसे आगे के मोर्चे पर यही थे लाला लाजपत राय और उनके साथ में ये इनका पूरा मित्रमंडल। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नारे लगाने लगे। अंग्रेज गुस्से में तो आए हुए थे ही। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लाठीचार्ज किया, आज्ञा दी। लोग पीछे जा ही नहीं रहे थे। तो सैंडर्स, जेपी सैंडर्स को भेजा कि लालाजी सबसे बड़ी कड़ी है, लालाजी को मारो लाठियां। सैंडर्स ने जाकर के लालाजी को लाठियां मारी। लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने कह दिया आंदोलन रोक दो, आंदोलन रोक दो। आंदोलन रुक गया। ये सबक सिखाने के मूड में थे क्रांतिकारी दल, उन सबको वहीं पर रुक गया। बाद में मोरी गेट के पास में एक बड़ा मैदान था, वहां एक सभा हुई। उस सभा में लालाजी ने कहा, मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसकी अंतिम कील साबित होगी। 17 नवंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। पूरे देश भर के अंदर लालाजी को अंग्रेजों ने मार दिया। कोई प्रतिकार करने वाला नहीं है। क्या सबने चूड़ियां पहन रखी है? इस प्रकार की चर्चाएं चलने लगी। तब मजंग हाउस में बैठ करके चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, जयदेव कपूर, इन सब लोगों ने बैठ के योजना बनाई। स्कॉट पर वाच किया गया, पर स्कॉट डर करके छोड़ करके चला गया था। तब सैंडर्स को मारा। भगत सिंह, राजगुरु गए, चंद्रशेखर आड़ में खड़े हो गए। जयगोपाल ने सिग्नल दिया, रेकी की। स्कॉट का जो वो था मोटरसाइकिल का नंबर, वो 6328 था, उसकी रेकी की। कब आता है, कब जाता है, उसी की मोटरसाइकिल पर सैंडर्स आ गया। उसके जैसे कपड़ों का पहने हुए थे। धोखा खा गया ये जयगोपाल। सिग्नल तो दे दिया था। तो राजगुरु ने वो मोटरसाइकिल पर बैठ करके जैसे ही आ रहा था, एक गोली का निशाना बांधा। अच्छा निशानेबाज था राजगुरु। सिर पर लगा, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह आगे बढ़ करके 5 गोलियां उसके ऊपर दाग दी। एक गोली उसके पास थी। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर फर्न, उसने देख लिया, वो पीछा करने लगा। तो भगत सिंह ने एक गोली और मारी तो उसके पैर पर लगी, तो भी वो पीछा करने लगा। तो राजगुरु उठा और उसने उसको उठा करके जोर से दम फेंका। अब उसमें उठने की कोई ताकत नहीं थी।
वो भागने लगे, मुंह चंद्रशेखर आजाद ने जब बोला तो भागने लगे, तो एक चंदन सिंह नाम का लंबा चौड़ा भारतीय कांस्टेबल वो पीछा करने लगा। उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की। वो राजगुरु को क्रॉस करके भगत सिंह के पास तक पहुंच गया था। चंद्रशेखर आजाद ने उसके पैर पर गोली मारी, वो लंगड़ा करके पीछे भागने लगा। अंततः दूसरी गोली मारी, उसके पेट पर लगी और चंदन सिंह खत्म हो गया। दूसरे दिन पिंक गुलाबी पोस्टरों से शहर पट गया। लालाजी की हत्या का बदला लिया गया। ब्रिटिश सरकार को चेतावनी है कि अब भी जग जाए, वरना तुम्हारे अधिकारियों को नहीं, तुम सबको इसी तरीके से खदेड़ खदेड़ करके हम बाहर निकालेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। नीचे बलराज, इनका उपनाम था चंद्रशेखर का, संघपति। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। बहुत बड़ा कारनामा हुआ। अखबारों में इसको बहुत प्रसिद्धि मिली। देश भर के देशभक्त लोगों को ठंडक मिली। किसी ने तो लिया बदला लालाजी की हत्या का। जय जयकार हुई सब तरफ, प्रशंसा हुई सब तरफ। लाहौर का पत्ता पत्ता बिंद गया था अंग्रेजों से। वो किसी भी हालत में क्रांतिकारियों को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर सुखदेव ने बड़ी अच्छी योजना बनाई। भगत सिंह को हेड पहना करके साहब, दुर्गा भाभी को मैम साहब, और उनका बेटा सची, इन तीनों के जोड़े को और राजगुरु को नौकर बना करके और भेजा उनको कोलकाता मेल से। 40 दिन का सफर था, 40 दिन का। और दुर्गा भाभी को जब सुखदेव ने बोला कि भाभी आपको किसी की जान बचानी है, उसमें जाना है, दुर्गा भाभी ने इनकार नहीं किया। दुर्गा भाभी ने इनकार नहीं किया। ये दुर्गा भाभी भगवती चरण बोहरा की पत्नी है और क्रांतिकारियों के साथ में ये कब से लगी है। नौजवान भारत सभा का गठन करने के बाद भगत सिंह ने ब्रेडला हाउस में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, करतार सिंह सराबा की पुण्यतिथि का। उनकी पुण्यतिथि पर भीड़ खचाखच भरी हुई थी। उनकी मूर्ति लगाई गई थी। मूर्ति का अनावरण करने के बाद में दुर्गा भाभी ने न केवल माला चढ़ाई बल्कि चीरा लगा करके रक्त से उसका तिलक किया। सब दंग रह गए। एक महिला होकर के रक्त से तिलक कर रही करतार सिंह सराबा का। कैसी अद्भुत महिला होगी, कैसी अद्भुत वीरांगना होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी उसने। और यही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ के ऊपर अपने बच्चे को लाद कर 3 साल के भगत सिंह को बचाने के लिए कोलकाता अकेली चली गई। 40 दिन की यात्रा में हर समय यह भय था कि न मालूम कब अंग्रेज गिरफ्तार कर ले। वहां पहुंचे, राजगुरु आगरा उतर गए। इन लोगों ने आगरा की हीरा मंडी, हिंग मंडी, इसके अंदर बम बनाने के कारखाने खोले। शिव वर्मा ने सहारनपुर में कारखाना खोला। सुखदेव ने लाहौर में बम बनाने का कारखाना खोला। योगेश चंद्र चटर्जी कोलकाता से, वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने शिक्षा दी, सिखाया लोगों को। ये जगह जगह पर बम बनाने की योजना बनी। अब बम फोड़ना है। भगत सिंह के भी दिमाग के अंदर वो जो बेला वाला था कि बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ना जरूरी है। ये बहरे लोग हैं, बम कहां फोड़ा जाए, कैसे फोड़ा जाए। उसने जैसे फ्रांस की असेंबली में बम फेंका था, एक मौका आ गया। सरकार ने मजदूरों और नौजवानों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक सेफ्टी बिल, डिस्प्यूटेड बिल, ये 2 बिल लेकर के आई, जिससे कि इन लोगों के ऊपर कमान कसी जा सके, बिना किसी आरोप के हड़ताल रद्द कर जा सकती है, नौजवानों का आंदोलन समाप्त किया जा सकता है, पकड़ करके जेल में ठूसा जा सकता है। और इनको मालूम था वायसराय का वीटो पावर लगा करके ये बहुमत से, नहीं तो वायसराय के वीटो पावर से उसको पास कर देंगे। तब क्या करें? चंद्रशेखर आजाद ने कहा चारों तरफ हम बम फेंकें, भगदड़ मच जाएगी, पास नहीं हो पाएगा, लोगों की हत्या होगी। दूसरी तरफ विचार किया असेंबली में जाकर के बम फेंकना चाहिए।
बम घातक नहीं हो, किसी की जान न ले, अहिंसक बम हो और ऐसी जगह पर फेंका जाए कि जहां किसी को क्षति ना पहुंचे, पर हम हमारी बात अच्छी तरह से कह सके। सबको ये योजना पसंद आई, पर उनको निकाल करके ले आएंगे। भगत सिंह ने कहा निकाल करके ले आएंगे तो वो लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे। भगत सिंह ने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं। चंद्रशेखर आजाद और ने कहा कि नहीं, तुम्हारे को ऊपर रिस्क नहीं ली जा सकती। तो विजय कुमार सिन्हा और बटुकेश्वर दत्त, इन दो नामों को तय किया गया। बाद में सुखदेव ने जब भगत सिंह को फटकार लगाई तो भगत सिंह जागे और भगत सिंह ने वापस मीटिंग बुलाई केंद्रीय समिति की और उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुखदेव थे उस मीटिंग में और अपना पक्ष रखने के कारण से अंततोगत्वा केंद्रीय समिति ने निर्णय किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों जाएंगे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में यह पास होने वाला था। योजना बनाई, जयदेव कपूर वगैरह ने पास वगैरह मंगवा लिए, ठीक ढंग से इनको तैयार किया। ये उचित समय पर जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए। जॉन शूस्टर उठ करके खड़े हुए और कहने लगे पब्लिक सेप्टिक बिल और औद्योगिक विवाद बिल, यह वायसराय के वीटो पावर से, विशेषाधिकार से पास किया जाता है और बिना विलंब के यह कल से अमल में लाया। बस इतना ही बोल पाए और भगत सिंह उठ करके खड़े हुए और उन्होंने खाली पड़ी हुई जगह पर अपना बम फेंका। थोड़ी ही देर में बटुकेश्वर दत्त ने उसी के पास एक खाली पड़ी सीट पर बम फेंका। भगदड़ मच गई, धुआं हो गया, सब लोग उठ करके भागने लगे। जॉन शूस्टर नीचे छुप गया। साइमन कमीशन का साइमन, लॉर्ड साइमन, वो टेबल के नीचे छुप गया जान बचाने के लिए। भारत के लोग थे उसमें, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, जुल्फिकार, तो मोहम्मद अली, ये सब वहां बैठे थे, चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। धुआं जब शांत हुआ तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गुलाबी पर्चे फैलाए। ब्रिटिश सरकार सावधान हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद। ये भाग नहीं रहे, खड़े हैं। पुलिस अधिकारी टेरी पास में आया, ये बम तुम दोनों ने फेंका? उनका हमने फेंका। ये पिस्तौल उनके दोनों के हाथ में थी। ये पिस्तौल असली है, असली। डर रहा था वो कहीं चला न दे। नहीं चलाएंगे, हम चलाने के लिए नहीं लाए, ये रख दिया यहां, हम तो गिरफ्तारी देंगे, आ जाइए आ जाइए। वो आए, तुरंत उन्होंने लिया, उनको गिरफ्तार करके लेकर के गए। उन्होंने पुलिस ने कहा आप हमारे सामने वक्तव्य दीजिए। उन्होंने कहा अदालत में वक्तव्य दिया जाएगा। और अदालत में उन्होंने जो वक्तव्य दिया पूरे देश भर ने छापा। क्रांतिकारियों की इस हिम्मत को दाद दी गई। पकड़े गए दोनों, अदालत में मुकदमा चला और अंततोगत्वा इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। 1 महीने के अंदर 15 अप्रैल को रिजल्ट आ गया, इनको फांसी आजीवन कारावास की सजा दी जा रही। दोनों में से एक को तो बोस्टन जेल लाहौर भेज दिया, दूसरे को मियावाली जेल में रखा गया। किंतु जब उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी भगत सिंह ने, तब उनको भी बोस्टन नहीं, उसकी दूसरी जेल में, सेंट्रल जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। अब जेल की व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। ये दोनों वहां जेल में चले गए। उधर पुलिस ने छापा मार करके जयगोपाल, फणींद्र घोष, इन सबको पकड़ लिया। ये सरकारी गवाह बन गए। इन्होंने सब लोगों को बता दिया। तो उधर से सुखदेव, जयदेव कपूर, अजय घोष, कुंदन लाल, इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा उनके ऊपर दूसरा चला है, लाहौर षड्यंत्र केस, इसके नाम से मुकदमा चला है। उसमें भगत सिंह का भी नाम था, बटुकेश्वर का नहीं था। पर जेल के अंदर अव्यवस्थाओं के खिलाफ इन्होंने अदालत में जब ले जाते थे तो बड़े मजेदार किस्से होते थे। सब मिलकर के जाते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे, लोग देखने के लिए आते थे, चर्चा होती थी। मजिस्ट्रेट कृष्ण सबसे ज्यादा घबराता था, अंग्रेज परस्त व्यक्ति, वो घबराता था। मुकदमा
चलने लगा, गीत गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहां से शुरू होता है सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना माने सर कटाने का संकल्प लेकर के हमने इस रास्ते पर पैर धर दिया है। प्रेमदत्त सबसे छोटा क्रांतिकारी था, उसने जय गोपाल को अदालत में जूता मारा। सेम सेम सब लोगों ने, प्रेमदत्त तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसकी यही सजा थी। फणींद्र घोष आया, उसने कहा इनको पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं, ये भगत सिंह है, ये वो है, ये वो। बोलने लगे, उससे पहले सब अपना अपना परिचय देने लग गए। ये हमारी क्या पहचान बताएगा? हम बता रहे हैं हमारी पहचान। और ये जिसको आप लेकर के आए हो सामने, ये हमारे साथ है ही नहीं। उसने कहा मैं आप लोगों के साथ था, आप लोगों के साथ रह करके मैंने काम किया है। उनका काम किया है, सबूत दो, क्या सबूत चाहते हो? तो हम लोग क्या करते थे? बम बनाते थे। अच्छा तो तुम बम बनाना जानते हो? उनका हाँ बम बनाना जानते हो। कैसे बनता है बम? फणींद्र घोष ने पूरी विधि बता दी, तो साबित हो गया। पर ये सब लोग जोर से ठाका लगा करके हंसने लगे। जज ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, पूरा देश जान गया है बम कैसे बनाया जाता है। सारे नौजवानों को फार्मूला मिल गया है बम कैसे बनाया जाता है। अब हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बम बनेंगे। और अंग्रेजों सावधान हो जाओ, आप सब लोगों की खैर नहीं है। देखिए आप कैसे कैसे अदालत के अंदर हंसी मजाक के साथ में उन लोगों ने उसके मुंह से वो कहलवा दिया और अखबार में वो छपवा दिया। कैसी कहानी? जेल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ इन लोगों ने जो भूख हड़ताल की, बेमिसाल है। दुनिया के इतिहास में जेल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ इतनी लंबी, इतनी सुव्यवस्थित भूख हड़ताल, सत्याग्रह कभी किसी राजनेता ने भी नहीं किया होगा। जबरदस्ती मारा जाता था इनको, बर्फ की शिलाओं पर लिटा करके इनकी पीठ पर हंटर मारे जाते थे, डंडे मारे जाते थे, अदालत में इनको मारा जाता था बेरहमी से। तो सुखदेव, भगत सिंह, महावीर सिंह, ये लोग बीच में आकर के बाकी दुबले पतले लोगों को बचाया किया करते थे। राजगुरु पहलवानी थे। 63 दिन का उपवास करके यतीन्द्रनाथ दत्त ने अपना प्राण त्याग दिया। जब उनका शव कोलकाता पहुंचा, कोलकाता पूरा उमड़ गया। दाह संस्कार के बाद मुट्ठी भर भर के, चिपटी भर भर के उनकी राख और रेत उस जगह पर से ले जाई गई। नए बच्चों का नाम यतीन्द्र रखा गया। पूरे देश के अखबार उस समय में इनके पक्ष में थे, नहीं तो नई रिपोर्ट बना करके भेजते थे। और आप देखिए मित्रों, हम अहिंसा के नाम पर देश के कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं। सत्य और अहिंसा का जो जिन लोगों ने इस देश को सपना दिखाया, रास्ता दिखाया, मैं कहता हूं भगत सिंह को देखो, अहिंसक बम 114 दिन की भूख हड़ताल बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जेल में रह करके की। 114 दिन किसको कहते हैं? इन लोगों को लुभाया गया, मिठाइयां लाई गई, दूध लाए गए, इनके कैबिन के अंदर रखे गए, जिनसे ये ललचाए। 10-10 लोग पकड़ पकड़ करके इनके मुंह के अंदर नलियां डाल करके दूध डालते थे, ये उल्टियां करके निकाल देते थे। पर कितनी बर्बर, कितनी बेरहम, कितनी मानवतावादी उस समय की ब्रिटिश सरकार थी कि इतना हिंसक अत्याचार करने के बाद इन लोगों का अनशन तुड़वाने के लिए, भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए प्रयास किया गया। ऐसा तो शायद देश के इतिहास में कहीं किसी राजनेताओं के ऊपर भी नहीं हुआ होगा। एक गिलास भर के जूस पी करके तोड़ देने वाले भूख हड़ताल 10 दिन 15 दिन की कितने लोगों ने की होगी। दाल रोटी खाकर के भूख हड़ताल तोड़ी।
क्योंकि अंग्रेज सरकार का ऑर्डर आ गया था कि जेलों में इन सबको पुस्तकें मिलनी चाहिए, अखबार मिलने चाहिए, भोजन अच्छा मिलना चाहिए, कपड़े अच्छे मिलने चाहिए। मुकदमे में अदालत में जब इनके साथ में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा था, अदालत जाना बंद कर दिया, तो सरकार ने एक तरफा न्याय करके एक ट्रिब्यूनल बना दिया। उस ट्रिब्यूनल में भी डिस्प्यूट हुआ तो दूसरा ट्रिब्यूनल बना दिया। कोल्ड स्ट्रीम्स, हैदर आगा, इन लोगों को निकाल करके दूसरे बना करके उसने एक तरफा निर्णय दे दिया, एक तरफा निर्णय दे दिया। उन्होंने 7 अक्टूबर 1930 फांसी तो मिली 31 में, 6 महीने पहले इन सब लोगों को मालूम पड़ गया। 25 लोगों में से इन 3 को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, बाकी को किसी को आजीवन कारावास, किसी को 10 साल की सजा, प्रेमदास सबसे छोटे थे 5 साल की सजा, कुंदन लाल को 10 साल की सजा, ऐसी सजाएं। जेल में मस्ती, जेल में आनंद, जेल में डिस्कस, देश विश्व भर की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में। भगत सिंह ने अपने पिता को कहकर के गीता रहस्य ये मंगवाया है जेल में, अंग्रेजी नोवेल ये मंगवाए हैं, वो अनार्किज्म पुस्तक जिसकी मैंने चर्चा की वो मंगवाई, पढ़ते थे ये लोग। आप सोचिए, जिसको फांसी की सजा हो गई उसका मन कैसा होगा। भगत सिंह ने उस समय बटुकेश्वर दत्त वहां नहीं थे, उनको पत्र लिखा है कि हम तो फांसी पर चढ़ करके देश दुनिया को दिशा दे जाएंगे, पर तुम आजीवन कारावास भोग रहे हो, तुम्हें बाहर रह करके संसार को दिखाना है। देश के लिए मरना हमने दिखा दिया, देश के लिए जीना तुम दिखा देना। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लीला समेटी ली 27 फरवरी 31, और उसके 1 महीना भर बाद इनको फांसी। फांसी के एक दिन पहले 24 घोषित हुई थी, इनको मालूम 24 का ही था, पर 23 को सुबह इनको बता दिया गया था, पर 22 को अकबर मोहम्मद खान और वार्डर चतर सिंह ये आए पास में, कहने लगे भगत सिंह तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? उनका है क्या? मेरा भारत देश आजाद होना चाहिए। यह कैसे पूरी होगी? मैं जानता हूं ना, नहीं पूरी हो सकती, और कुछ हो तो बोलो। इतने में उनके कोठरी का पिछला दरवाजा बजा। इन्होंने कहा है एक, क्या है? मैं मेरे बेबे जी के हाथ का भोजन करना चाहता हूं। बेबे जी मां, उनका मां अभी यहां का है, मां तो वहां है, वहां से भोजन बनवा करके यहां लाना असंभव काम है। भगत सिंह कहने लगे मैं उन बेबे जी की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये जो जमादार साहब है जो रोज मेरे यहां लेटरिन साफ करने के लिए आते हैं, तेलूराम जी, इनके हाथ का भोजन करने के लिए कह रहा हूं। तेलूराम जी पीछे से आगे आ गए थे। तेलूराम जी भी आंखें फाड़ रहे थे, जेलर आंखें फाड़ रहा था। क्या डिमांड कर रहे हो तुम? इनके हाथ का भोजन। वो कहने लगा मेरी जात चली जाएगी। उनका नहीं, बचपन में मां मेरी गंदगी साफ करती थी और अब यहां पर आप मेरी गंदगी साफ करते हो, आप तो मेरे लिए मां हो गए ना। मैं आपके हाथ का भोजन करना चाहता हूं, बस रोटी और कोई सी भी सब्जी ले आना, चटनी जरूर लाना। तेलूराम जी भोजन बना करके अपने हाथों से लेकर के गए। वो बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं, भगत सिंह मस्त होकर खा रहे हैं। मृत्यु के उन क्षणों में देश में ये जो ऊंच नीच छुआछूत का जो भेद है, ये अभिशाप है। इसके लिए मुझे कोई मैसेज देना चाहिए। अपने जीवन का मैसेज दिया। विचारों को अपने जीवन में उतारने वाले, विचारों को अपने जीवन में उतारने वाले, फांसी के फंदे पर 1-2 दिन में चढ़ने वाले हैं, पर डर नहीं है, भय नहीं है। और हिम्मत देखिए, समाज परिवर्तन की जो दिशा समाजवाद के रूप में उन्होंने सोची होगी, वो ऊंच नीच छुआछूत का भेद खत्म करने की दिशा में कितना बड़ा कदम है।
23 को सूचना मिल गई। चतर सिंह वार्डर वो गुरुवाणी का गुटका लेके पहुंचे, कहने लगे बेटा अब जाना है तो अंत में गुरुवाणी का थोड़ा पाठ कर लेना। वो हंस के कहने लगे आज तो नहीं करूंगा, वैसे तो मैं कर लेता, आज जब फांसी के फंदे पर हंसते हुए जा रहा हूं तो भगवान भी साला सोचेगा कि ये देखो डर के मारे गुरुवाणी का पाठ कर रहा है। डरता नहीं, आज पाठ नहीं करूंगा, इसका नहीं किया। और तीनों शाम के समय में तीनों को ले गए। तीनों ने कह दिया था कि वो डालने की अभी जरूरत नहीं, नकाब हथकड़ियां लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही ले चलो। वहां जब वो पहुंचे थे तो मजिस्ट्रेट डर गया, बिना हथकड़ियों के। जेलर ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। गीत गा रहे थे तीनों जोर जोर से, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये जो गीत है तीनों के तीनों मिलकर के उच्च स्वर के अंदर गा रहे हैं। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस भू पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, माई रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी मिट गए अपनी आन पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर। आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला था नहीं, मां ने तो सपना देखा था मेरा बेटा घोड़ी पर चढ़ेगा, सेहरा पहनेगा, उस दिन बसंती चोला पहन करके बैठेगा। मां को क्या मालूम था कि वो खून से सनी हुई सारी पीठ ये बसंती चोले जैसी ही है। तीनों की पीठ खून से सनी हुई है, हंटर खाते खाते गए आगे। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। स्वयं आगे होकर के तीनों गले मिले पहले एक साथ, और फिर फंदे लिए अपने हाथ में, फंदे चूमे और ऊपर डाल दिए और उनको कहा भैया तुम ठीक कर लेना तुम्हारे हिसाब से, और नकाब डालने की जरूरत नहीं है। चक्र घुमाया, नीचे से तखत हट गए, झूल गए तीनों के तीनों। 23 मार्च शाम को 7:33 पर ग्वाला बाहर भागा। फांसी हो गई, फांसी हो गई। सारे परिवार के लोग बाहर थे, सबके परिवारों के मिलने के लिए आए थे। फांसी से पहले एक दिन मिलने तो देंगे, पर उनको क्या मालूम था पहले ही फांसी लगा दी, कि उनको तो फिरोजपुर की तरफ लेकर के गए। लाशें काट दी गई, बोरों में ठूंस दी गई, टायर वगैरह ले जा करके केसरे हिंद पुल पर ले जा करके जला दिया। लोगों को मालूम पड़ा तो जत्थे के जत्थे मसाले लालटेन लेकर के आए हो। ये लोग भी गाड़ी लेकर के गए, फिरोजपुर तार किया। यहां तक पहुंचे तब तक अध जली लाशों के टुकड़े सतलुज रावी की नदी में पड़े मिले। बटोरे उनको एक जगह पर इकट्ठे किए। वहां की सब लोगों की उपस्थिति में 24 मार्च को 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार हुआ। हमारी मिट्टी में से मर करके भी हमारी मिट्टी जो है उसके अंदर वतन की जो उल्फत है वो कम नहीं होगी। मिट्टी में से ही खुशबू वतन आएगी, ऐसा बोलते थे। वो खुशबू वतन 24 मार्च को पूरा देश भूखा रहा। अपनी श्रद्धांजलि इन लोगों को समर्पित की। ये केवल क्रांतिकारी नहीं थे, ये केवल पिस्तौल चलाने वाले, बम गोला फेंकने वाले लोग नहीं थे, ये सिरफिरे नहीं थे, ये आतंकवादी नहीं थे। ये देश के अंदर एक संक्रांति लाने वाले लोग थे।
देश के अंदर एक अच्छी सुव्यवस्था देने वाले लोग थे, ये अच्छे लोग थे। एक फुलझड़ी की तरह जलकर के भस्म जरूर हो गए होंगे ये, पर आज तक इनकी दिशा और दशा अपने देश के लिए काम आने वाले लाइक, अगर हम ठीक ढंग से इन सब चीजों को देखें, समझें, परखें, इनके विचारों को सुनें, इनके जीवन की गतिविधियों को देखें, उनके उदाहरणों को देखें, इनका जीवन देखें, छोटी छोटी सी उम्र, 25-25 साल के जवान, क्या उम्र होती है, कितना खिलदड़ापन होता है, पर कितनी सिंसियरिटी थी, कितनी गंभीरता से इन्होंने भारत माता को लिया, कितनी गंभीरता से इन्होंने अपने जीवन को उस दिशा में अर्पित किया, आगे बढ़ाया। यातनाएं भी इनको डिगा न सकी, भीषण यातनाओं के बावजूद भी इन लोगों ने अपने लक्ष्य को चूमा और लोगों के सामने अपने पगों के निशान छोड़ के देश जग गया है। शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, देश जग गया है। और मैं तो समझता हूं ये जो चंद्रशेखर आजाद से लगा करके भगत सिंह तक का ये इतना बड़ा युग है, ये कोई बहुत बड़े नहीं है, 3-4 साल 5 साल का युग है ये। 25 से लगा कर राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान और भगत सिंह का बलिदान, इस पूरे कालखंड को उठा करके आप देख लीजिए। 3-4 साल का ये कालखंड है, पर इस 3-4 साल कालखंड भारत के लिए माइलस्टोन है, देश की आजादी के लिए माइलस्टोन है। और उसके बाद आजादी बहुत शीघ्र अपने पास में आई। ये ठीक है, देश में सब प्रकार के लोग होते हैं, सब प्रकार के राग होते हैं, सब प्रकार के आलाप होते हैं, उस पर अपन नहीं जाते। पर इन लोगों ने अपने जीवन में जो सपना देखा था, वो इनका सपना भारतवर्ष के लोगों ने पूरा किया और भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करके आजाद कर दिया। अंग्रेजों को डर करके भारत छोड़ करके जाना पड़ा, आजादी देनी पड़ी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और इनके अन्य भूले बिसरे साथी, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत और कथा शेष है, वो अगले एपिसोड में हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।